फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद बदले पर उतारू इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजरायल फिलिस्तीन की जंग में अभी तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। युद्ध के तीसरे दिन इजरायल के निशाने पर खासतौर पर गाजा पट्टी के इलाके रहे। और जब इजरायल ने अपने रॉकेट का मुंह गाजा की तरफ किया तो टारगेट पर पहुंचने के बाद आसमान को छूती रोशनी बदले की आग की पूरी कहानी कहती नजर आई। हाहाकारी आवाज के साथ जब मिसाइल अपने निशाने से टकराती तो रोशनी के साथ आने वाली आवाज दहशत के शोर में बदल जाती। हवाई हमले की ये तस्वीर तो दोनों देशों के बीच जारी जंग की झलक भर है, क्योंकि इजरायल से दागे जाने वाले रॉकेट फिलिस्तीन के आसमान में पहुंचने के बाद कहर बनकर टूटते दिखे। रात के अंधेरे और सन्नाटे को चीरती मिसाइलों से हमास को जड़ से मिटाने के इजरायल के दावे की गूंज भी सुनाई पड़ी, जिसकी गवाही रात भर आसमान से लेकर जमीन पर होने वाली हलचल देती रही। इजरायल की सरकार ने इन हमलों को जंग का नाम दिया तो वैसा होता भी दिखा। चूंकि गाजा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही हमास के ठिकानों को मटियामेट करने के दावे किए जा रहे हैं, इसलिए इजरायल की सेना ने आतंकी ठिकानों की पहचान कर उसे मिट्टी में मिलाने वाली तस्वीरें जारी की, जिसका मकसद अपनी खोई साख को दोबारा पाना है। निश्चित रूप से इजरायल के जवाबी कार्रवाई पर हमास भी खामोश नहीं, लेकिन साख बचाने और फिर से बनाने की जंग में इजरायल ने इसे नाक की लड़ाई में तब्दील कर दिया। यही वजह है कि ये जंग केवल रात के अंधेरों तक सिमटी नहीं। रात का अंधेरा छंटने से लेकर दिन चढ़ने तक गाजा पट्टी के तमाम इलाकों से इमारतों के मिट्टी में मिलने और उसके आगे पीछे धुएं का गुबार, बारूद की गंध और तबाही की निशानियां दिखाई पड़ी। ये हमले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उस दावे की तस्दीक करते दिखे जिसमें उन्होंने हमास के हमलों को इतिहास का सबसे खूनी हमला बताकर उसका उसी अंदाज में बदला लेने का दावा किया था। दिन के उजाले में गाजा पर गिरने वाले रॉकेट अपने पीछे छूटते ईंधन से तबाही के रास्ते भी बताते नजर आए। जाहिर है बदले की आग में जल रहे इजरायल के निशाने पर हमास है, इसीलिए इजरायल ने चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया जहां उसे हमास की गतिविधियां होने की जानकारी है या फिर शक। इसी वजह से इजरायल की वायुसेना ने गाजा में उस ठिकाने पर सटीक निशाना दागा जिसे वो हमास के हथियार और गोला बारूद का भंडार मानता है। इजरायल ने भी पलटवार कर हमास के तमाम आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया है। फिलिस्तीन में भी 1200 से ऊपर लोगों की मौत की खबर है। इजरायल की वायुसेना ने गाजा के शुजैया इलाके के उन 150 ठिकानों पर हमले का वीडियो भी जारी किया जिसे वो हमास का अड्डा मानता था, जहां हमास के बड़े आतंकियों के साथ ही मस्जिद और 3 स्कूल भी थे जो मटियामेट कर दिए गए। हमास के ठिकानों को तबाह करने के साथ ही इजरायल अपनी सीमा पर फेंसिंग वाले उन इलाकों में भी बमबारी करता दिखा जहां से उसे घुसपैठ का अंदेशा है। जब जंग बदला लेने की हो तो जान माल का नुकसान होना लाजमी है। हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की इजरायल की सौगंध जब पूरी की जाने लगी तो बम ने मासूम इंसान और आतंकवादियों में भेद करना छोड़ दिया। फिर तो मिसाइल और गोला बारूद की चपेट में जो आए वो या तो मारे गए या फिर घायल हो गए, और ऐसा हुआ तो गाजा के अस्पतालों में इसका असर साफ साफ दिखने लगा, जहां एम्बुलेंस से घायलों को पहुंचाने का न खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा। अस्पतालों में अफरा तफरी के बीच घायलों के साथ ही शवों का आना भी जारी रहा। जिनके अपने नहीं रहे वो बिलखते नजर आए। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना कि करीब 80 बच्चों सहित 400 से ज्यादा लोगों की मौत सुबह तक हो चुकी थी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री के दावे को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाजा से पहले की जैसी तस्वीरें आई वो तबाही की तस्वीरें ही थी। बड़ी बड़ी इमारतों के मलबे में बदलने पर जैसा होता है वैसा ही कुछ गाजा में हुआ। और जब अंतिम संस्कार के लिए शव जमा किए गए तो मासूम बच्चों के ही इतने जमा हो गए कि गिनना मुश्किल हो गया। जाहिर है जिनके जिगर के टुकड़े नहीं रहे वो सदमे जैसी हालत में थे, और वहां मौजूद मौलाना के पास उन्हें दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन ये दर्द का अंत नहीं। एक तरफ घायलों और मृतकों के शवों का अंबार लगने लगा तो दूसरी तरफ रॉकेट हमले में तबाह इमारतों के मलबों से घायलों और मृतकों को तलाशे जाने का अभियान भी चलता नजर आया। कंक्रीट के मलबे से बेजान शरीर मिलने पर लोग उसे संभाल कर ले जाते दिखे।
लेकिन दर्द की इंतहा यहीं खत्म नहीं होती। हमास के हमले के बाद जान लेने और जान देने की तैयारियां जोर पकड़ती दिखी और इजराइल इसे ज्यादा मारक बनाने में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं था। इसकी झलकियां तब दिखी जब इजराइल के टैंक वहां की सड़कों से गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ते दिखे। इन टैंकों की आहट पाकर इजराइल के आम लोग सड़कों के किनारे जमा हो गए और टैंक पर सवार जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ ही पानी की बोतल और खाने के पैकेट्स देते दिखे। इजराइल के शहरी इलाकों से टैंक जहां जहां से गुजरा, आम लोग अपने जवानों का उत्साह बढ़ाते दिखे और फिर भारी बख्तरबंद गाड़ियों का ये कारवां दक्षिणी इजरायली शहर नेटिवोट में पहुंचकर अगले आदेश के इंतजार में एक जगह जमा हो गया। गाजा की सीमा के पास इन बख्तरबंद गाड़ियों को जब एक लाइन में खड़ा किया गया तो सभी हमले के लिए बिल्कुल तैयार नजर आए। अमेरिका के वॉशिंगटन में इजराइल और हमास समर्थकों के बीच झड़प हो गई। वॉशिंगटन के किर्कलैंड में इजराइल और फिलिस्तीन समर्थक अपने अपने देश के समर्थन में इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान दोनों देशों के समर्थक नारेबाजी करते हुए आमने सामने आ गए, जिसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। यरूशलेम और वेस्ट बैंक के बीच बने कलंदिया चेक पोस्ट पर भी भारी बवाल देखने को मिला। यहाँ इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। हमास के हमले का फ्रांस ने विरोध किया है। हमास के हमले में मारे गए इजरायली लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को एफिल टावर की लाइटें बंद कर दी गईं। आतंकी संगठन हमास के हमले में मारे गए इजरायली सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी करके उसे खंडहर बनाने पर तुला हुआ है, तो दूसरी तरफ हमास भी इजराइल पर रॉकेट हमले करना जारी रखे हुए है। हालांकि हमास के ज्यादातर रॉकेट्स को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हवा में ही तबाह कर दे रहे हैं। इजराइल हमास के बीच जंग के दूसरे दिन रविवार रात को गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने इजराइल के शहर अश्केलोन पर एक साथ दर्जनों रॉकेट दागे, लेकिन इन रॉकेट्स को हवा में ही आयरन डोम ने मार गिराया। इजराइल के आसमान पर आपको जो आग के चमकते गोले दिख रहे हैं, ये वही रॉकेट हैं जिन्हें इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ऊपर ही ध्वस्त कर दे रहा है। लेकिन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ज्यादा कारगर साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमास ने इसका तोड़ निकाल लिया है। दरअसल हमास इजराइल पर एक साथ दर्जनों रॉकेट दागता है। यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक बार में सभी रॉकेट को नहीं मार पाता है। कई रॉकेट आयरन डोम के मिसाइलों से बच जाते हैं और नीचे गिरकर तबाही मचाते हैं। इसलिए आयरन डोम को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। रविवार रात को दक्षिण इजराइल पर गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे गए, जिसे आयरन डोम ने बीच आसमान में ही तबाह कर दिया। इजराइल के शहर अशदोद पर आज शाम को हमास ने रॉकेट से हमला बोला। हमले को हमास के मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने अंजाम दिया, जिसके बाद अशदोद शहर की सड़क पर आग, धुआं और दहशत का माहौल था। हमास ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। रॉकेट सड़क के चौराहे पर गिरे और कई गाड़ियों में आग लग गई। एक दूसरे वीडियो में अशदोद शहर में रॉकेट गिरा, जिसके बाद आग और धुएं का बड़ा गुबार उठा। अशदोद शहर पर हुए हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर अल कासम ब्रिगेड का दावा है कि उसने आज अश्केलोन, तेल अवीव और डेरोट पर भी रॉकेट दागे हैं। इजराइल पर हुए हमले के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक और तेजतर्रार मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद अब सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं, अत्याधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस मोसाद को इस हमले की भनक तक क्यों नहीं लग पाई। हमास के आतंकवादियों ने न सिर्फ रॉकेट से हमला किया, बल्कि वो पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल की सीमा में घुस गए। इतना ही नहीं, हमास ने सड़क और समुद्र के रास्ते भी इजरायली जमीन पर हमला किया और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। मोसाद की ये नाकामी इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि ये माना जाता है कि उसके एजेंट फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों में भी घुसे हुए हैं। साथ ही लेबनान, सीरिया और आसपास के मुल्कों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों में भी मोसाद की अच्छी खासी घुसपैठ है। जानकारों का मानना है कि हमास इस आतंकी हमले के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था और हमले की तारीख तय होते ही एक साथ जमीन, आसमान और समुद्र के रास्ते ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। और जब तक मोसाद और इजरायली फौज संभल पाते,
तब तक हमास के आतंकवादियों ने सैकड़ों लोगों को मार गिराया और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। बीते कुछ समय से इजरायल का ज्यादा फोकस वेस्ट बैंक की सुरक्षा पर था, लिहाजा गाजा पट्टी की सुरक्षा थोड़ी हल्की बढ़ गई थी। साथ ही इजरायल में बीते कई महीनों से न्यायिक सुधारों के विरोध में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और नेतन्याहू सरकार ने फौज का एक बड़ा हिस्सा प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए तैनात कर रखा था। इजरायल के अश्केलोन शहर पर हमास ने आज तड़के सुबह सुबह रॉकेट से हमला बोल दिया। इसमें से कुछ रॉकेट एक बिल्डिंग पर जाकर गिरे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। बिल्डिंग का एक हिस्सा तबाह हो गया, बिल्डिंग में आग भी लग गई। तुरंत फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने वहां आग पर काबू पाया। इजरायली सैनिक भी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच गए। शनिवार को हमास के रॉकेट अश्केलोन में एक अस्पताल पर गिरे थे। गनीमत ये रही थी कि हमले से कुछ घंटे पहले ही अस्पताल के सभी स्टाफ और मरीज सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए थे, इसलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल पर हुए हमले में 6 लोग घायल हुए थे। इजरायल और हमास की जंग का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इस जंग का असर कच्चे तेल और शेयर बाजारों पर भी पड़ने लगा है। इजरायल हमास के बीच छिड़ी लड़ाई की वजह से कच्चे तेल के दाम में 5% तक की बढ़ोतरी देखी गई। आशंका जताई जा रही है कि ये लड़ाई लंबी खिंची तो तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। जानकारों का तो ये भी कहना है कि इजरायल और हमास की इस जंग में मिडिल ईस्ट के कई देश भी शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ना तय है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ईरान इस जंग में आधिकारिक तौर पर इजरायल के खिलाफ उतरा तो ग्लोबल मार्केट पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और उसके युद्ध में उतरने पर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई 3% तक घट सकती है। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध का असर भारतीय शेयर बाजार समेत दुनिया के कई बाजारों पर देखने को मिला। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 483 और निफ्टी 141 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। हमास के हमले के बाद इजरायल के स्टॉक मार्केट में भी 6.5% तक की गिरावट देखने को मिली। इजरायल और हमास के बीच शुरू हुए ताजा युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। शुरुआत कच्चे तेल के दामों से हो चुकी है। जंग शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उछाल आया है, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग से न चाहते हुए भी पूरी दुनिया प्रभावित होगी। मिडिल ईस्ट से बड़े व्यापारिक रास्ते होकर गुजरते हैं, लेकिन अब जंग के हालात में व्यापार के लिए उन रास्तों से परहेज किया जाएगा जो मिडिल ईस्ट से होकर जाते हैं या जिन पर युद्ध की जद में आने का खतरा है, जिसका असर कीमतों पर पड़ेगा। और जब इंटरनेशनल तनाव बढ़ेगा तो डॉलर में फ्लक्चुएशन आएगा, पेट्रोल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आएगा। हो सकता है कि बहुत से पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बंद हों, जिससे मूवमेंट में दिक्कत आए। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पर इसका बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो आयात निर्यात मिडिल ईस्ट से या इजरायल से होते थे उन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग से सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों का हुआ है और इसकी चपेट में आने से वहां रहने वाले दूसरे देशों के भी कई नागरिक मारे गए हैं। हालांकि इजरायल में रह रहे सभी भारतीय अभी तक सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि खतरे के बीच इजरायल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। इसी वजह से इजरायल और फिलिस्तीन में रह रहे भारतीयों के लिए दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आपात स्थिति में एम्बेसी ऑफिस से संपर्क करने की अपील की गई है। बताया जा रहा है कि इजरायल और हमास की इस जंग में वहां रह रहे दूसरे देशों के कई नागरिक मारे गए हैं, जिनमें नेपाल के 10 और थाईलैंड के 12 नागरिक हैं, जबकि थाईलैंड के 11 नागरिकों का अपहरण भी कर लिया गया है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जर्मनी में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इजरायल पर आतंकी संगठन हमास के हमले के विरोध में राजधानी बर्लिन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हाथों में तख्तियां और इजरायल का झंडा लहराकर लोगों ने इजरायल को समर्थन दिया। वहीं जर्मनी की सरकार से तुरंत फिलिस्तीन को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने की मांग की। इजरायल हमास युद्ध का कच्चे तेल के दामों पर बड़ा असर पड़ा है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हमास के हमले के बाद इजरायल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध की वजह से भारत समेत तमाम देशों ने तेल अवीव जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हमास समर्थक इजरायल पर किए गए हमले का जश्न मनाने के लिए टाइम्स स्क्वायर पर इकट्ठा हुए। हमास समर्थकों ने इजरायल पर हुए हमले का समर्थन किया और इजरायल के विरोध में नारेबाजी की।
इजराइल हमास जंग को कवर करने के लिए जी मीडिया की टीम इजराइल पहुंच चुकी है। जी मीडिया की टीम सबसे पहले अश्केलोन शहर पहुंची। यही वो शहर है जहां हमास के हमले से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और सोमवार सुबह जी मीडिया की टीम उस जगह पर पहुंची जहां बीती रात हमास ने रॉकेट हमला किया था। एस्कलॉन का वो हिस्सा है जहां बीती रात रॉकेट से हमास की तरफ से हमला किया गया था और ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। मिसाइल से इस पर हमला किया गया था और इस वक्त हालात देखिए कि सब कुछ यहाँ पर बिखर चुका है, गिर चुका है। और हमें जो जानकारी मिली है, इस अटैक से पहले सायरन बजा था और इस घर में जो लोग रहने वाले थे वो बंकर्स में शिफ्ट हो गए थे, जिस वजह से उनकी जान तो बच गई। हमले के बाद घर के अंदर एक एक चीज तबाह हो गई थी, कुछ भी साबुत नहीं बचा। पूरा देखिए इनका किचन का एरिया था, ये भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखिए इजराइल पर हमास के आतंकियों ने जो हमला किया, उस आतंकी हमले में अब तक 750 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और अभी भी यह युद्ध चल रहा है। इजराइल ने कहा है कि यह युद्ध है और अपने जो उनका रिजर्व फोर्स था, रिजर्व बटालियन थी, उनको भी ड्यूटी पर इजराइल ने बुला लिया है। ये हालात जंग वाले हैं यहाँ। जी मीडिया की टीम ट्रेन से जब अश्केलोन जा रही थी तब ट्रेन में ही एक 25 साल की लड़की मिली। वो लड़की इजराइल की सेना में रिजर्व फोर्स के तौर पर काम करती है। और उसने बातचीत में रोते हुए इजराइल के हालात को बयां किया। नोरा नाम की इस लड़की का कहना है कि हमास ने बच्चों को भी किडनैप कर लिया है। 200 people, please put pressure on Hamas. 200 people have been kidnapped. Yes, kids, grandmothers, families, a whole family, teenagers, so many teenagers, and no one knows if they are alive, they are dead. All नोरा ने बताया कि इजराइल में हर नागरिक फौजी है, क्योंकि वहाँ हर नागरिक को फौजी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। Everyone in Israel, almost all the civilians are serving in the army because we have to serve in the army. It's mandatory. No one asks us if we want or we don't. So I'm part of the military. ऐसे लोगों को रिजर्विस्ट कहा जाता है जो युद्ध जैसे मौके पर लड़ते हैं। नोरा के मुताबिक सिविलियंस को आर्मी ने लड़ने के लिए बुलाया है और इसलिए सभी सैन्य नागरिक हमास के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में अभी तक दोनों तरफ से 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मारे गए लोगों में दोनों तरफ से दर्जनों बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल का दावा है कि हमास के हुए हमले में अभी तक 800 लोगों की मौत हुई है। हमले में इजराइल के 73 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 34 पुलिसकर्मी इस युद्ध में मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीन के विदेश विभाग का कहना है कि गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगह मिलकर 508 लोगों की मौत हुई है। इजराइल के डेरोट शहर पर भी हमास ने रॉकेट से हमले किए। इस शहर में हमास के लड़ाके अंदर तक घुस गए और एक पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद इजरायली सेना और हमास के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में पुलिस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। इसी पुलिस स्टेशन में हमास के लड़ाकों ने शरण ली हुई थी। अब ये इलाका इजरायली पुलिस के कब्जे में है। इस शहर पर हमास के रॉकेट हमलों के बाद कई कारें जलकर खाक हो गईं। सड़कों पर इजरायली टैंक दौड़ते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, हमास के रॉकेट अटैक से बचने के लिए नागरिकों ने अपने घरों को छोड़कर बंकर में शरण ली हुई है। जमीन के अंदर बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं जहां लोग सीढ़ी के जरिए पहुंचे हैं। बंकर के अंदर रहने खाने का पूरा इंतजाम है। गाजा पर इजराइल की बमबारी के बीच वेस्ट बैंक यानी पश्चिमी किनारा में फिलिस्तीनी नौजवानों और इजरायली पुलिस के बीच भी झड़पें हुई। और सिर्फ झड़पें ही नहीं, जबरदस्त गोलीबारी भी हुई। ये गोलीबारी वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन में हुई। सड़क पर इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच भारी हिंसा देखने को मिली। सड़क पर चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। वहीं वेस्ट बैंक के रामल्ला के कलंदिया चेक पॉइंट के पास फिलिस्तीनी नागरिकों और इजरायली फोर्सेस के बीच झड़प हुई। इस झड़प में एक फिलिस्तीनी नागरिक मारा भी गया। हमास ने इजराइल के कई नागरिकों और सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के लड़ाके एक इजरायली लड़की और लड़के को किडनैप कर रहे हैं। और इस वीडियो में नोआ अर्गामनी लड़की को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया जा रहा है और वो लड़की विरोध कर रही है। नोआ के साथी एविनतान को भी किडनैप कर लिया जाता है। हमास इन दोनों को किडनैप करके गाजा में ले गए। अभी तक इन दोनों का पता नहीं चला है। ये दोनों ही उस रेव पार्टी में शामिल थे जिस पर हमास ने हमला किया था।
हमास का दावा है कि उसने गाजा के अंदर 130 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। हमास का कहना है कि वो उन हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों को छुड़ाने के लिए सौदा करेंगे जो सालों से इजरायल की जेलों में कैद हैं। हमास का ये भी दावा है कि इजरायल के हवाई हमलों में गाजा में बंधक बनाए गए 4 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। हमास के हमले से पहली बार इजरायल में इतनी जानें गई हैं और इसीलिए इजरायल ने हमास को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा वो उसका ऐसा हाल करेगा कि आने वाले 50 सालों तक नहीं भूल पाएगा। ये चेतावनी इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी। מאוד מהחמאס הוא ישלם על מה שהוא עשה ואת הפעולה הזאת יזכרו בעזה ל-50 השנים הבאות। इस बीच वॉर जोन में फंसे लोगों और घायलों को बचाने के लिए इजरायली वायुसेना ने रेस्क्यू एयर कॉरिडोर बनाया है। इसमें वायुसेना की 2 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को लगाया गया है और अब तक 180 से अधिक घायलों को रेस्क्यू किया गया है। इजरायल पर हुए हमास के हमले ने 50 साल पुराने योम किपुर युद्ध के जख्मों को फिर से ताजा कर दिया। ठीक 50 साल पहले हमास ने अचानक ही इजरायल पर धावा बोल दिया था। वो हमला 6 अक्टूबर 1973 को हुआ था। तब इजरायल के लोग अपना प्रमुख त्योहार योम किपुर मनाने में व्यस्त थे। योम किपुर के मौके पर यहूदी समुदाय अपने गुनाहों को कबूल करते हैं और ईश्वर से उसके लिए माफी मांगते हैं। उस हमले में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत ने हमास के आतंकवादियों की खुलकर आर्थिक और सैन्य मदद की थी। उस युद्ध के दौरान शुरुआत में इजरायल को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि शुरुआती झटके से संभलते हुए इजरायल ने हमास और उसका साथ दे रहे देशों को जोरदार जवाब दिया था। उस युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का साथ दिया था। 15 दिनों तक चले उस युद्ध के बाद आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम लागू हुआ था। योम किपुर युद्ध के बाद इजरायल ने मिस्र के सिनाई पेनिनसुला समेत करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। साथ ही जॉर्डन को वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से हाथ धोना पड़ा था और सीरिया को गोलन हाइट्स इजरायल के हाथों गंवाना पड़ा था। इजरायल हमास के बीच युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि अमेरिका ने अपना एक बड़ा युद्धपोत इजरायल की मदद के लिए भेज दिया है और इस युद्धपोत का नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि नौसेना के फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजरायल की मदद के मकसद से पूर्वी भूमध्य सागर जाने का आदेश दिया है। इस युद्धपोत पर 5000 नौसैनिक हैं। इसके अलावा कई फाइटर जेट्स, क्रूजर मिसाइल और डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं, जो जरूरत पड़ने पर इजरायल की मदद को उतरेंगे। अमेरिका के इस जंगी बेड़े को भेजने का मकसद अतिरिक्त हथियारों को हमास तक पहुंचने से रोकना और निगरानी रखना है। अमेरिका के युद्धपोत भेजने के फैसले के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ या अमेरिका जंग में सीधा शामिल हुआ तो इजरायल पर चारों तरफ से हमला किया जाएगा। और इस वीडियो में नोआ अरगामनी लड़की को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया जा रहा है और वो लड़की विरोध कर रही है। हमास के हमले के बाद इजरायल ने फिलिस्तीन के रिलीफ कैंप्स पर भी हमला बोला। इजरायल एयरफोर्स ने गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित एक रिलीफ कैंप को निशाना बनाया है। इजरायल की तरफ से किए गए हवाई हमले में दर्जनों फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद कई बिल्डिंग तबाह हो गई और लोग मलबे में अपनों को ढूंढते नजर आए। इजरायल में हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में यूएनएचआरसी में मौन रखा गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने आतंकी संगठन हमास के हमले की निंदा की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। आतंकी संगठन हमास और इजरायल के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच रूस ने युद्ध विराम की अपील की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि लड़ाई को तुरंत रोकना चाहिए और बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए। फिलिस्तीन के सैकड़ों लोगों ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन कर हमास के हमले का समर्थन किया। फिलिस्तीनियों ने आजादी के नारे लगाए और इजरायल के खिलाफ हमास की तरफ से किए गए हमले को सही ठहराया। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध के बहाने महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन्होंने कश्मीर को जेल बना रखा है उन्हें इस युद्ध से सबक लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले मिजोरम और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि सबसे आखिर में 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और सभी 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान एक साथ 3 दिसंबर को होगा। Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states,
and elections in all these states would be completed by 5th of December. चुनाव आयोग के मुताबिक इन राज्यों में इस बार 62 लाख नए मतदाता शामिल हुए हैं, totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. चुनाव आयोग ने फ्रीबीज यानी मुफ्त की लुभाने वाली योजनाओं पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे वादों की सारी जानकारी लेने का अधिकार जनता को होना चाहिए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में ये मतदान होगा। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 40 सीटों वाले मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा और इसके बाद 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी और सबसे आखिर में 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। इन 5 राज्यों की कुल 679 विधानसभा सीटों में 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं, जिसमें इस बार 18 से 19 साल के 60 लाख नए वोटर्स भी शामिल हुए हैं। इन राज्यों में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 17,34,000 है। इन सभी 5 राज्यों के वोटों की गिनती एक साथ 3 दिसंबर को होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। चुनावी दंगल में उतरने वाली पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों को पूरा बताया। साथ ही जनता का समर्थन मिलने की बात भी कही। कांग्रेस ने दावा किया कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। बीजेपी ने भी दावा किया कि चुनाव में उन्हें जनता का साथ मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को पूरा बताया। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। AIMIM ने भी तेलंगाना में जनता का साथ मिलने की बात कही। अब जहां पर हम लड़ेंगे वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 1,77,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से ही टिकट मिला है, जबकि नरोत्तम मिश्रा को दतिया से, कमल पटेल को हरदा से और विश्वास सारंग को नरेला से उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान के लिए बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बड़ा नाम उन 7 सांसदों का है जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसमें राज्यवर्धन राठौर को झोटवाड़ा, किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर, दिया कुमारी को विद्याधर नगर, बाबा बालकनाथ को तिजारा, देवजी पटेल को सांचौर, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ और नरेंद्र कुमार को मांडावा से टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 3 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है। इनमें गोमती साय को पत्थलगांव से, रेणुका चौधरी को भरतपुर सोनहत से और अरुण साव को लोरमी से टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राजनांदगांव से भी टिकट मिला है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और इस बैठक के दौरान 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और इंडी गठबंधन की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जातिगत जनगणना पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। उन्होंने यहां तक दावा किया कि विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल ज्यादातर दल जातिगत गणना के साथ हैं। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो।
राहुल ने कहा कि ये धर्म या जाति के बारे में नहीं है, बल्कि ये गरीब तबके के बारे में है, ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। Zee News।